गुड इवनिंग दोस्तों GS2 का ये 13वां वीडियो है और गवर्नेंस चल रहा था। गवर्नेंस में ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गए। खाली ये सुशासन देखना है ना, गवर्नेंस वाला देखना है और एक दो टॉपिक और बचेंगे, वो एक आधा अगले वीडियो में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सुशासन की बेसिकली जो सुशासन, इसके सारे डायमेंशन इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। सुशासन का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य सा एक अर्थ होता है इसका, शासन को जन केंद्रित बनाना। शासन को अगर जन केंद्रित बनाया जाता है वो उसी को सुशासन कह देते हैं। क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है जन केंद्रित? क्योंकि जो वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन में होता है जन कल्याण, वेलफेयर करना, अपने जनता का जन कल्याण करना। शासन तो अंग्रेज भी कर रहे थे, क्या उनकी पॉलिसी में वेलफेयर था? नहीं। इसलिए सुशासन जो है शासन से डिफरेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि सुशासन में जन कल्याण और सुख समृद्धि निहित होता है, ठीक है। अब शासन को जन केंद्रित कैसे बनाया जाए, अर्थात शासन को सुशासन में कैसे परिवर्तित किया जाए। शासन बेसिकली नियम, प्रक्रियाओं, इन पर ज़्यादा महत्व देता है, जैसा कि अंग्रेजों के टाइम में होता था, जबकि सुशासन में जनता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जनता को ध्यान में रखकर ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं ताकि जन कल्याण सुनिश्चित हो। सुशासन क्या है? शासन को जन केंद्रित बनाना। जन केंद्रित क्यों? क्योंकि जनता का कल्याण करना है। अब जनता के कल्याण करने के लिए कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, स्कीम बनानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कैसे नीति, कानून, योजनाओं का निर्माण, इनका क्रियान्वयन करना है ताकि लक्षित समूह का कल्याण किया जा सके। जनता व लक्षित समूह को सेवाओं तक उसकी पहुँच सुनिश्चित कराना बिना किसी प्रक्रियात्मक बाधा के। सेवा वितरण प्रणाली को तीव्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाए ताकि जो लक्षित समूह है, जनता है, नागरिक है, उन तक जो सेवा है, सर्विसेज है, वो इफ़ेक्टिवली पहुंच सके, ठीक है, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी व्यवधान के, ठीक है। लक्षित समूहों पर सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। और जन सहभागिता एक सुशासन में एक फैक्टर और है जन सहभागिता, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन। कैसे? जब लोगों का जन कल्याण होगा, उनके हिसाब की योजनाएं बनेंगी, उनके हिसाब की पॉलिसी बनेंगी, उनके जो वेलबींग है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में, प्रोसेस में, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा? मान लीजिए उनका कल्याण नहीं करोगे, उनके लिए योजना नहीं बनाओगे, धीरे धीरे क्या होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो अलग होना शुरू कर जाएंगे। जैसे कि अभी आप देखो कि जो पोलिंग है ना, इस बार की पोलिंग बहुत कम हो रही है। क्यों कम हो रही? इसको चुनाव आयोग भी लेकर इसको चिंतित है, जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको लेकर चिंतित है। क्यों? कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है यार पॉलिटिक्स कुछ मतलब वोट देने से कुछ हो तो है नहीं रहा, है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी को दो तो वो भी ऐसी निकलती है, दूसरी को दो वो भी ऐसी निकलती है, ठीक है। इससे कोई बहुत बड़ा चेंज तो आ नहीं रहा, ठीक है। और जो अधिकतर वोट देने जाते हैं वो मेजॉरिटी कौन होते हैं? जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, उनको इन सब चीज़ों ज़्यादा बार पड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज जो है काफ़ी तेज़ी से गिरा है। यही कारण है कि जो लोगों को लगता है कि उनकी जो वेलफेयर की स्कीम है, जो गवर्नमेंट चल रही है, वो उस हिसाब से नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो एक एग्जांपल मैंने बताया, पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कम होता जा रहा है, ठीक है। तो सुशासन के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। बाधाएँ क्या है इसमें, सुशासन में? तो अब ये समझ लीजिए, अब जैसे जनता का कल्याण करना है तो उनके लिए अच्छी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेंगी। अब पॉलिसी आपने बना दी, अच्छी योजनाएं बना दी, अब उसमें कोई व्यवधान पड़ गया, मान लीजिए फंड नहीं है सरकार के पास, है ना, फंड एलोकेट किया पॉलिसी का तो बहुत कम किया, सबको कवर नहीं कर पाया, पता लगी करप्शन हो गया, है ना, करप्शन हो गया उसमें। जैसे कि राजीव गांधी ने कहा ही था कि 1 रुपये में से 15 पैसे नीचे पहुँच पाते हैं, अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। 15 पैसे तो नहीं, लेकिन अभी 50% नीचे पहुंच नहीं पाता। नीति आयोग ने शायद इस पर कोई स्टेटमेंट कहा था, ठीक है। तो ऐसी बाधाएं आती रहती। बाधाएं कौन कौन सी? राजनीतिक और संस्थागत बाधाएं होती, दूसरी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां। तो राजनीतिक और संस्थागत बाधाएं क्या होती है? जैसे राजनीतिक अपराधीकरण। जैसे अपराधी लोग जब जो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में संस्थाओं में जाएंगे तो क्या करेंगे? तुम्हें लगता है वो जन कल्याण के बारे में सोचेंगे? नहीं, वो ही पॉलिसी बनाएंगे जिससे उनको इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का एक मतलब 10+2 लेवल का कॉलेज है, ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है, CBSE IC बोर्ड जो भी ले लिया इसने। अब ये पॉलिटिशियन चुन के जाता है और सरकार का वेलफेयर काम किया कि जनता को
फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए, है ना। तो अब ये पॉलिसी मेकिंग में जब ये बैठा है ये बंदा, ये पॉलिटिशियन, इसका जो प्राइवेट स्कूल है, क्या ये जनता के हिसाब के मतलब ऐसी पॉलिसी लाएगा कि जिससे कोई जो फ्री एजुकेशन उस तक अच्छी फ्री जो जनता एक्सेस कर पाए, क्वालिटी एजुकेशन गरीब बच्चों को मिल पाए? कभी नहीं करेगा ये ऐसा फेवर इस पॉलिसी का ये, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसमें रोड़ा अटकाते रहेगा। तो इस टाइप के जब लोग चुन के जाएंगे तो वो क्या करते हैं, पॉलिसी में जो जन कल्याण की पॉलिसी है उनको पॉल्यूटेड करते हैं ये लोग, ठीक। भ्रष्टाचार, सिस्टम में भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार देख लो प्रशासन के स्तर पे, है ना। जैसे एग्जांपल देखते थे मऊ, जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है उसके जितने भी ब्लॉक है उसमें करीब 1.5 लाख मतलब 1.3 लाख मनरेगा के जॉब कार्ड जो फर्जी बना लिए, फर्जी बना के पैसे निकाल लिए, ठीक है। करप्शन, अब बेचारों जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए मनरेगा का उनको नहीं मिल पाया, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी उसकी जो मानसिकता अभिजात मानसिकता है, इनके पास जाओ तो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग कोई फेवर मांगने आ गए इनसे, है ना। इनसे कुछ लूट रहे हैं, है ना, अंग्रेजों की तरह, ठीक है। तो ये अधिकारी लोगों की अभिजात मानसिकता है, ठीक है। तो ये बाधाएं, चुनौतियाँ, सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ क्या है? असमानता है समाज में, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता ऑक्सफोम इंडिया की रिपोर्ट में बताएगी भारत की जो 30% पॉपुलेशन है, ये 90% जो टॉप की 30% पॉपुलेशन, 90% जो रिसोर्सेज है इनको होल्ड करती है, जबकि बॉटम की जो 50% पॉपुलेशन है वो मात्र 3% पे अपने आप को जीवित रख रही है, ठीक। तो कितनी बड़ी आर्थिक असमानता। सामाजिक असमानता, समाज में देखो जाति के आधार पर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, है ना। जाति व्यवस्था इतनी हावी है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर देती है। कोई जो सुशासन है उसके लक्ष्य को पूरा नहीं करने देगी। गरीबी, गांधी जी ने कहा था गरीबी जो है हिंसा का सबसे भयानक रूप क्या है? गरीबी है। आज भी 80 करोड़ जो अभी ये पीएम गरीब कल्याण योजना, आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि लगभग 80 करोड़ लोग को आज भी दोनों टाइम उनको अनाज देने की ज़रूरत है। बेरोजगारी अगर देखा जाए तो बताया जाता है, ऐसे लेबर ब्यूरो ने बताया कि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का, ठीक है। तो जब फिर अशिक्षा देख लो, अशिक्षा, एक तो अशिक्षा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं। दूसरा, जब अशिक्षा रहेगी तो समाज में, तो समाज के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों को लेकर भी जागरूक नहीं होंगे। जब जागरूक नहीं होंगे तो सुशासन कैसे आ जाएगा? पर्यावरणीय संकट जो लोगों को डिस्ट्रेस में डाल दे रही, कहीं पानी का संकट है, कहीं इन्वायरमेंट्स मतलब मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या करें? डिस्ट्रेस में डाल रही हैं। सुशासन आ जाएगा? इससे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी सुशासन के उसमें बाधाएं होती हैं। अब इनको बाधाओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट भी भाई प्रयास करी, क्या प्रयास करी? जैसे ई गवर्नेंस लेके आ रही है करप्शन रोकने के लिए, सोशल ऑडिट करती है, सामाजिक अंकेक्षण, है ना। एनजीओ, उसमें बहुत सारी एनजीओ को मान्यता दे रखी है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बनाती है, आरटीआई लेके आई है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, विसल ब्यूरो एक्ट, इस तरह की जो इनिशिएटिव लेती है ताकि जो पॉलिसी बनाए, पॉलिसी और जो मतलब कोई नियम बनाए, पॉलिसी बनाए, और उसके जो हितधारक हैं उनके बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, उसको दूर करने के लिए, ठीक है। ये सब करते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म की बात चल रही है, तो एक ब्रॉड लेवल पे रिफॉर्म की बात हो रही है ताकि सुशासन को लाया जा सके। तो सुशासन अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। तो समाधान जितने भी बताएंगे इन्हीं व्यापक स्तर पर समाधान किया जाएगा। सुशासन के महत्व की बात करें तो भारत का लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना 1947 तक, और SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके लक्ष्यों की भी प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलकर भारत को सिर्फ इकोनॉमिकली, अगर हम भारत को विकसित भारत बनाएं 1947 तक, 5 ट्रिलियन इकॉनमी वगैरह जिसका भी वो भी है इसमें शामिल, और SDG के लक्ष्य में भी हम पूरी करते हैं, तो जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होगा, ठीक है। हम सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे, सोशली इकोनॉमिकली हर लेवल पे डेवलप होंगे, ठीक है। तो भारत का लक्ष्य ये है कि हमें 1947 तक ना सिर्फ विकसित भारत बनाना इकोनॉमिकली, और सोशल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इनकी भी प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए सामाजिक स्तर पर गरीबी निवारण, असमानता कम करना, साक्षरता, ये सारे कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। आर्थिक स्तर पर निवेश ज़्यादा से ज़्यादा है, मानव संसाधन का निर्माण हो, अवसंरचना का निर्माण हो, संसाधन का जो तुम्हारे हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, राजनीति जो है अपराधीकरण से मुक्त हो, महिला सीमांत वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, है ना, ताकि सशक्त लोकतंत्र की स्थापना हो, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही ये कम हो, समावेशी विकास, इस तरह की चीज़ अगर हम इस तरह की भी पॉलिसी बनाएंगे तो एक हमारा भारत का लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा, और वो ये डिनोट करेगा कि हमने भारत में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ठीक है। सुशासन में नागरिक सहभागिता बहुत ज़रूरी है भाई। नागरिक सहभागिता तभी होगी जब सुशासन होगा, और सुशासन तब होगा जब नागरिक सहभागिता होगी। ये एक दूसरे पर डिपेंड है। सुशासन का मतलब ये है कि उसमें नागरिक सहभागिता है,
बिना नागरिक सहभागिता के सुशासन हो ही नहीं सकता। तो सुशासन की लक्ष्य शासन के जनप्रतिनिधि बनाना है, अतः नागरिक सहभागिता अति आवश्यकता है। नागरिक सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, अभी जो चल रही है उस हिसाब से देखते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे माई गवर्नमेंट ऐप है, ये तुम्हारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें जो भी सरकार की पॉलिसी आती है, क्या करती है सरकार, कोई नीति बनाती है तो वो पब्लिक डोमेन में डाल देती है, ताकि आप उस पर अपनी राय दे सको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें क्या जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। डिजिटल गवर्नमेंट डिजिटल data.gov.in ये एक ओपन सरकारी प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो सरकारी डेटा है उस तक पहुंच सुनिश्चित करता है। तो इससे क्या होगा, जब सरकारी डेटा के तक जनता की पहुंच होगी तो जनता जागरूक होगी, भाई सरकार जो डेटा दे रही है वो क्या मतलब है उसका, है ना। पारदर्शिता आएगी गवर्नेंस में। ठीक है, प्रगति पोर्टल क्या करती है, विभिन्न संगठन और संस्थाएं क्या करती है, इसमें अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाएं उसका उल्लेख करती हैं। ठीक है, ऐसे ही सामुदायिक भागीदारी कैसे हो रही है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी, ये एक प्रकार सामुदायिक भागीदारी तो बढ़ा रही है। तुम्हारे ज़मीनी स्तर पर तृणमूल स्तर जो है उस पर जन भागीदारी को बढ़ावा दे रही। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण क्या करता है, इसके अंतर्गत समाज करता है सरकारी कार्यों का ऑडिट। सामाजिक अंकेक्षण, समाज के द्वारा किया गया ऑडिट। ठीक, इससे भाई जब समाज करेगा अंकेक्षण, ऑडिट करेगा तो समाज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और जब ऑडिट सरकारी कामों का होगा तो सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया। वित्तीय समावेशन, विभिन्न कार्य की योजनाएं जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, मुद्रा योजना, ये सब क्या कर रही है, पीपल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये हो गया सुशासन में नागरिक सहभागिता। अगला जो टॉपिक है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, है ना, ये किस प्रकार से सुशासन को के लक्ष्य को पूरा करता है ना। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, सुशासन एक, तो दूसरा डिजिटली रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। ठीक, 2015 में ये स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, नागरिकों को डिजिटली रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना, चाहे वो आधार आधारित सेवाएं हो, ऑनलाइन पेमेंट सुविधा, यूपीआई को, डिजिटल लॉकर, ई गवर्नेंस, इस टाइप की। ठीक, तो इसके अंतर्गत ऑनलाइन बुनियादी डिजिटल भारत जो कार्यक्रम, इसके अंदर पहला ऑनलाइन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा है वो खड़ा किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी। इसके 9 पिलर हैं, वो देख लीजिएगा। ब्रॉडबैंड हाईवे बनाना है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू द मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इसमें है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, आईटी तुम्हारे आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर में जॉब सबके लिए। ठीक है, अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसके 9 पिलर हो गए। ठीक, महत्वपूर्ण उपलब्धि है इसमें। तो देखें डिजिटल भुगतान जो है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है ना। आज यूपीआई के माध्यम से देखो पेमेंट होता है, हर कोई कर रहा है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कर लेता है, छोटा रेडी वाला भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है यूपीआई सिस्टम जो भारत का है, ये दुनिया में सबसे टॉप क्लास का यूपीआई सिस्टम है। दूसरा, व्यवसायों के संचालन को आसान बनाया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक पहचान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भंडारण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरण प्रणाली, इन सब ने क्या करा है, व्यवसाय के संचालन को काफ़ी एडवांस बनाया है। जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, ये पहले आया था, डिजिटल तुम्हारे भारत से पहले ये सिस्टम था। अब इससे ये एक स्टेप आगे हो गया है। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल तो है ही, अब मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, ताकि जितनी सारी सरकार की सर्विसेज हैं वहाँ तक पहुँचा जा सकें। ठीक है, फिर इन सूचनाओं और सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि हुई है। जैसे जन सेवा केंद्र पर बैठकर आज कोई सामान्य व्यक्ति जो इंटरनेट ढंग से चलाना नहीं आता, वो सारी गवर्नमेंट की सर्विस को एक्सेस कर सकता है। ठीक, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी सर्विस डिलीवरी सिस्टम में। साथ ही साथ जो सरकारी विभाग है उनके अंदर सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में दक्षता आई है, भ्रष्टाचार कम हुआ। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र पहले क्या होता था, लेखपाल के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेखपाल करप्शन करता था। ठीक है, आज वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है ना। तो लेखपाल का जो करप्शन वो ख़त्म हो गया। नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, सरकार को इनपुट व फीडबैक में वृद्धि हुई है। क्यों? सरकार की कोई योजना होती है, उससे संबंधित इनपुट देते हैं,
फीडबैक भी सरकार को अब ज़्यादा मिलता है, तो नागरिक सहभागिता भी इसने बढ़ोतरी की है। कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, जैसे डिजिटल डिवाइड अभी भी देखा जाए बहुत बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो इंटरनेट सुविधा है उसकी बहुत बड़ी तंगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो अभी भी डिजिटल जो उपकरण हैं उनके लिए भी बहुत महंगे हैं। शहर में रहने वाला स्मार्टफोन ले लेगा, लेकिन हो सकता है गांव में रहने वाला ना ले, और ले भी लिया तो उसके पास हर महीने इंटरनेट का रिचार्ज कराना, ये थोड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है, डिजिटली साक्षरता, खास करके जो वृद्ध लोग हैं, महिला हैं, इनको अभी ये लोग डिजिटली जो एजुकेशन है ना, लिटरेसी इनमें कम देखी गई है। ठीक है, साइबर सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल डेटा जा रहा है इन पर, तो वो लीक होने का डर है। ठीक है, सामग्री और भाषा संबंधी बाधाएं, जो डिजिटली जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं अधिकतर वो क्या होती है, लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होती हैं, है ना। तो अगर इसको लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है तो ज़्यादा सुविधा मिलेगी। समावेशन की समस्या क्या है, जैसे वृद्ध बूढ़े लोग इससे एक प्रकार से एक्सक्लूड ही हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये तुम्हारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा कम यूज़ करना जानते हैं। दिव्यांग लोग, है ना, खास करके जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो इनके लिए एक प्रकार से ये एक्सक्लूड कर देती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सर्विसेज, तो इन सबको इंक्लूड करना है। वे फॉरवर्ड में है कि सब्सिडी पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड करवाए सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, है ना, टैबलेट बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, ताकि डिजिटल एजुकेशन ये बढ़ाई जा सके, डिजिटल लिटरेसी इसको बढ़ाई जा सके, और डिजिटल जो डिवाइड है इसको भी कम किया जा सके। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम, मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र और अधिक समावेशी इसको बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया उसमें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।